हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। तो एक और आईपीओ आ चुका है आजाद इंजीनियरिंग का, जिसके बारे में हम आज के दिन इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। क्योंकि जहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि इस कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 71% का ड्रास्टिक फॉल हमें देखने को मिला था 2023 में। तो वहां पर अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये काफी बड़ा मेजर नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। या ये नेगेटिव पॉइंट है भी है या नहीं है, तो वहां पर सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेसिक से लेकर एडवांस तक इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव, तो ऑलमोस्ट सर्टेन है कि मैं इस आईपीओ को एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने वाला हूं। इतना बड़ा मेजर फॉल होने के बाद भी, जी हाँ, अभी तक का डिसीजन यही बन रहा है। बट ऐसा क्यों है वो आपको जब हम इस कंपनी को स्टडी करेंगे आपको पता लग जाएगा। बट ये मेरा डिसीजन था जो मैंने सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। फाइनल जब भी हो जाएगा मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां हमारे डेली के शेयर मार्केट का पैचअप और ब्रेकअप में भी अपडेट कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और उसी के साथ अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं, तो एक ऐसा सेगमेंट है जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो ये 1983 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। अगर मैं काम की बात करूं तो ये मैन्युफैक्चरिंग करती है एरोस्पेस कंपोनेंट्स एंड टरबाइंस को। और यहाँ पर कंपनी सप्लाई करती है अपने प्रोडक्ट्स को टू ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ओईएम्स। कौन कौन से सेक्टर में? एरोस्पेस, डिफेंस, एनर्जी एंड ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज। मतलब कि अगर आप इसके काम की बात करोगे ना, काफी जबरदस्त काम रहने वाला है। और इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हाईली इंजीनियर्ड, कॉम्प्लेक्स, मिशन क्रिटिकल एंड वाइटल होते हैं, जो कंपनी का एडिशनल पॉजिटिव पॉइंट आ जाता है। अगर आप देखोगे एज ऑफ सितंबर 30 2023, वहां पर कंपनी ने जनरेट किया था रेवेन्यू 1142.92 मिलियन का फ्रॉम द सेल ऑफ ब्लेड्स फॉर द एनर्जी इंडस्ट्री। और कंपनी का जो कस्टमर बेस रहने वाला है वो ग्लोबली भी रहने वाला है, जिसमें यूएसए, चाइना, यूरोप, मिडल ईस्ट एंड जापान भी आ जाते हैं। और कंपनी के पास 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज होने वाली है हैदराबाद, तेलंगाना में। और उसी के साथ साथ इनकी जो फैसिलिटीज होने वाली है वहां पर प्रोड्यूसिंग हाई प्रोसेशन फोर्स एंड मशीन कंपोनेंट्स की कैपेबिलिटी होने वाली है। और उसी के साथ साथ इनका जो टोटल प्रोडक्शन एरिया होने वाला है अराउंड 20,000 स्क्वायर मीटर्स का होने वाला है। वैसे ये कंपनी की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हमें पता होना चाहिए जहां पर हम पैसा लगाने वाले हैं, इसलिए मैं इन पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। बट मेन पॉइंट था इस कंपनी का काम जो हमने शुरू में डिस्कस कर लिया है। और इसी के साथ साथ कंपनी प्लानिंग कर रही है 2 नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को स्टैब्लिश करने की एट तुनिकी बोलाराम विलेज इन तेलंगाना। और उसी के साथ साथ मांगेपट विलेज इन तेलंगाना। मतलब कि दोनों मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तेलंगाना में ये स्टैब्लिश करने का प्लान कर रही है। और उसी के साथ साथ जहां पर इन प्लांट्स की टोटल प्रोडक्शन एरिया होने वाला है 94,898 और 74,868 स्क्वायर मीटर का। और इनका जो हेडक्वार्टर होने वाला है वो हैदराबाद में होने वाला है, तेलंगाना में। और इन कंपनी के पास 201 से 500 पीपल्स तक के एम्प्लॉयमेंट होने वाली है। कंपनी की बेसिक डिटेल भी डिस्कस कर ली है, काफी अच्छा काम है, काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी हमें पता लगी है कंपनी के बारे में। बट अगर हम कंपनी के टाइम टेबल की बात करते हैं, तो 20th ऑफ दिसंबर को ये आईपीओ ओपन होने वाला है। 22nd ऑफ दिसंबर को ये क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट होगी 26 ऑफ दिसंबर को। रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 27 ऑफ दिसंबर से। आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 27 ऑफ सितंबर को, अगर अलॉट हो जाता है तो। और उसी के साथ साथ टेंटेटिव लिस्टिंग डेट रहने वाली है 28 ऑफ दिसंबर। याद रखिएगा जितने भी हम आईपीओ अप्लाई कर रहे हैं, मतलब कि अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाने की बात करूं तो वहां पर मुथूट माइक्रो फाइनेंस, इनॉक्स, मोतीसन ज्वेलर्स और सूरज एसेट डेवलपर्स का पैसा अनब्लॉक हो जाएगा। तो जो पैसा हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एडिशनल पॉइंट था इसलिए कवर कर दिया। बट अगर हम कंपनी की कुछ और डिटेल्स की बात करते हैं, तो ₹2 पर शेयर की फेस वैल्यू रहने वाली है। प्राइस बैंड रहेगा 499 टू 524 रुपीज का। 28 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है। प्राइस बैंड में अगर हम एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो हमें 524 लिखना पड़ेगा, वहां पर पंच आउट करना पड़ेगा। कट ऑफ प्राइस पर टिक मत कीजिएगा। और अगर हम रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर कट ऑफ प्राइस पे टिक कर सकते हैं। और उसी के साथ 740 करोड़ का टोटल साइज होने वाला है, जिसमें से 240 करोड़ का होगा फ्रेश इशू, बाकी रिमेनिंग रहेगा ओ एफ एस 500 करोड़ का। ये एक नेगेटिव पॉइंट हमारे लिए आ जाता है, क्योंकि कंपनी का एक हैवी अमाउंट ओएफएस में होने वाला है।
बीएसई एनएसई दोनों पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। अगर हम कोटा की बात करते हैं तो यहाँ पर क्वालिफाइड का होने वाला है 50% का, रिटेल कैटेगरी में 35% का और एचएनआई में 15% का। अगर हम लोट साइज की बात करते हैं तो रिटेल कैटेगरी में एक लोट 28 शेयर्स का होने वाला है जिसकी अमाउंट पड़ेगी 14,672 रुपीज की। स्मॉल एचएनआई में 14 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,05,408 रुपीज की। बिग एचएनए में 69 लोड्स के लिए जिसकी अमाउंट पड़ेगी 10,12,368 रुपीज की। एक लोड से ज्यादा अप्लाई करने का चाहे रिटेल कैटेगरी में हो, स्मॉल एक्सचेंज में 40 लोड्स के लिए और बिग एक्सचेंज में 69 लोड्स के लिए, इससे ज्यादा अप्लाई करने का कोई भी फायदा नहीं है एक ही पैर कार्ड से, क्योंकि ये आईपीओ इजीली ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते तो राकेश चोपड़ा कंपनी के प्रमोटर्स रहने वाले हैं। प्री इशू साइज था इसका 78.61% का। जहां तक तो हमने कंपनी की बेसिक डिटेल देख ली, एक ओएफएस के अलावा हमें कोई भी नेगेटिव पॉइंट देखने को नहीं मिला है। बट अगर हम बात करते हैं कंपनी के मेनली फाइनेंशियल्स की, तो वहां पर हमें काफी ज्यादा गड़बड़ घोटाले देखने को मिले हैं। बट क्या वो गड़बड़ घोटाले हैं, उन्हें हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो टोटल असेट 2021 में था 256 करोड़ का, 404 करोड़ में पहुंचा 2022 में, और 2023 में पहुंच चुका था 589 करोड़ का। एक अच्छी ग्रोइंग रेट हमें देखने को मिल रही है और 2023 के पहले 6 मंथ में 636 करोड़ का देखने को मिला है। रेवेन्यू 125 करोड़ था 2021 में, जो इंक्रीज होते होते डबल से ज्यादा हो चुका था 261 करोड़ का 2 सालों में। और अगर पहले 6 महीनों में देखते हैं तो 169.54 का टोटल वैल्यू, अच्छी ग्रोइंग रेट है, काफी अच्छी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जहां पर हमारा मुद्दा काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, 2021 में था 11 करोड़ का। अगले साल अच्छा इंक्रीज हुआ डबल से भी ज्यादा 29 करोड़ तक। बट 2023 में नेक्स्ट ईयर काफी बड़ा ड्रास्टिक फॉल देखने को मिला और 8 करोड़ का प्रॉफिट रह चुका था। अगर हम बात करते हैं पिछले 2 सालों में, तो भी प्रॉफिट में हमें डिक्रीजमेंट देखने को मिला है। और जहां पर 2022 से 2023 में 71% के करीब का हमें प्रॉफिट डिक्लाइन होते हुए देखने को मिला, जो एक मेजर नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। बट पॉइंट इज दैट ये फॉल आया क्यों? कंपनी का कोई प्रोजेक्ट फेल हुआ, या कंपनी किसी गंदे ही लॉस में गई, या कंपनी का कोई ऐसा सिनेरियो हुआ है? तो वहां पर ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं हुआ है। वहां पर इनके अकाउंटिंग्स में कुछ रूल चेंज किए गए थे, जो एक वन टाइम एडजस्टमेंट थी, जिसकी वजह से जहां पर हमें फॉल देखने को मिला है। तो ये हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट नहीं होने वाला है। अगर आपको जहां पर फिर भी डाउट आता है तो पहले 6 महीनों में देख लीजिएगा इनका प्रॉफिट 26 करोड़ का 2023 के, जो हमें एक अच्छी ग्रोइंग रेट बता रहा है। मतलब कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमें कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है और ये नेगेटिव पॉइंट हमारे लिए अब नेगेटिव पॉइंट नहीं रहा है। रिजर्व एंड सरप्लस में 221 करोड़ का प्रॉफिट, टोटल बोरिंग्स एक नेगेटिव पॉइंट का मुद्दा बनी हुई है। 87 करोड़ से पहुंच चुके 325 करोड़ तक। लेकिन जहां पर भी अगर हम डेट टू इक्विटी रेशियो देखते हैं तो वो भी अभी तक के लिए दिक्कत वाली बात नहीं है, एक नॉर्मल सी डेट टू इक्विटी रेशियो में देखने को मिल रही है। बट कंपनी की बोरिंग्स इंक्रीज हो रही है, अगर आगे भी इंक्रीज होती है तो हमारे लिए इशू पॉइंट बन सकता है, वरी का पॉइंट बन सकता है। बट जहां पर जितना भी पैसा कंपनी लेगी उसमें से कुछ पार्ट को ये कंपनी डेट चुकाने में भी लगाएगी, तो ये यहाँ पर डेट कंपनी का कम होने वाला है। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि आखिरकार ये कंपनी आ ही क्यों रही है, तो वहां पर इनको फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट है। सेकंड, इनको अपनी कुछ बोरिंग्स की रीपेमेंट करनी है। एंड थर्ड, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस इसका होने वाला है। अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप कंपनी के फंडामेंटल्स देखोगे ना तो आपको दिक्कत देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पर जो हमने देखे थे इसके फाइनेंशियल्स, तो उसके बेस पर अगर हम देखते हैं 292 का पी, बट ये 2023 के कोडिंग का है, जिसकी वजह से हमें दिक्कत देखने को मिली। वहां पर काफी ज्यादा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिक्लाइन हुआ था। बट अगर हम 2024 के कोडिंग देखते हैं तो 57.58 का पी हमें देखने को मिल रहा है, जो काफी कंफर्टेबल होने वाला है। मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3097 करोड़ की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 12.99% की। फिर से ये सभी पॉइंट्स ना वहां पर आपको इस वजह से देखने को मिलेंगे, तो इस पॉइंट्स को हम यहाँ पर कवर नहीं करेंगे कंपनी के बारे में। तो यहाँ पर बेटर होगा कि हमें इन पॉइंट्स को इग्नोर करना चाहिए इस टाइम पे, और हमें 2024 के अकॉर्डिंग देखना चाहिए, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हम ओवरऑल में देखते हैं ना, तो यहाँ पर हमें कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। मेजरली एक ओएफएस का इशू आया है। अगर हम पीयर कंपैरिजन में जाकर भी देखते हैं तो वहां पर जो पीयर कंपैरिजन आते हैं, ऐसे नाम है जिनके स्टॉक्स ने आपको काफी मजे दिलाए हैं। एमटा, जिसका पी है 67.85 का, पारस डिफेंस जिसका पी है 77.50 का, डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज 88.73 का, त्रिवेणी टरबाइन
75.64 का पी होने वाला है। अगर आप वैल्यूएशन वाइज चेक करोगे, कंपनी के पीयर कंपटीटर से चेक कर आउट करोगे, तो यहाँ पर ये कंपनी अपने आईपीओ को अपने पीयर कंपटीटर से सस्ता लाने की कोशिश कर रही है और हमारे लिए यहाँ पर इन्होंने अच्छा स्कोप छोड़ा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये आईपीओ सस्ता आ रहा है, सस्ता भी नहीं आ रहा है बट इतना महँगा भी नहीं आ रहा है। तो क्योंकि वैल्यूएशन पर ये आईपीओ आ रहा है जिसकी वज़ह से मेरा यहाँ पर इंटरेस्ट बढ़ जाता है। ऑब्वियसली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मुद्दे को हमें दूसरे तरीके से भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिक्रीज होने का कारण एक ऐसा कारण था, जेन्युइन कारण था, जो किसी भी तरीके से कंपनी के घाटे के कारण नहीं हुआ है। तो इस पॉइंट को हमें इग्नोर करना पड़ेगा। बाय द वे अगर हम इस कंपनी के जीएमपी की बात करते हैं, तो यहाँ पर आज के टाइम पे इस कंपनी का जो जीएमपी चल रहा है, वो चल रहा है 84% के करीब का, जो कि काफ़ी अच्छा चल रहा है। और यहाँ पर मैं आपको अपना डिसीज़न दे चुका हूँ, बट जो भी फाइनल डिसीज़न होगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँगा। आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अपने रिस्क रिवार्ड रेशो को मेंटेन करते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कोई एक्शन बनाइएगा। तो देवियों और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।